हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम सब लोग फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव चल रहा है इस समय, उसमें बायो सेवर्ट के नियम के बारे में आज हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ इससे हम चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक वगैरह चीज़ें और अनुप्रयोग भी देखेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से YouTube चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। तो अभी तक हम सब लोगों ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में दो भागों में यानी दो वीडियो में चुंबकीय क्षेत्र क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, उनके बारे में पढ़ा। और अभी सेकंड जो वीडियो आया था उसमें हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के जो 4 नियम पढ़े हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो भी जाने हैं। और इसके बाद हम लोगों ने उसमें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, कैसे ये उत्पन्न हुआ, आरस्टेट का प्रयोग, वो भी देखा। आज की क्लास हम शुरू करेंगे जब किसी तार में, हमने बताया था जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उसी से संबंधित बायो तथा सेवर्ट ने एक नियम दिया। इनका नियम जो है, एक छोटी लंबाई के कारण, जो छोटी लंबाई वाला कोई धारावाही तार है, कोई एक ऐसा तार जिसमें धारा प्रवाहित हो रही और उसकी लंबाई बहुत ही छोटी है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा ये बताया। तो किसी धारावाही चालक तार की अल्पांश लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हम बायो तथा सेवर्ट का नियम भी कहते हैं। तो इन्होंने बताया क्या? तो इन्होंने बताया एक छोटी लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र। कौन सी लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र? छोटी लंबाई, मतलब अल्पांश लंबाई के कारण। तार तो बहुत बड़ा है लेकिन उसकी छोटी लंबाई के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इनका ये नियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका एप्लीकेशन इतना इम्पॉर्टेंट है, हर बार न्यूमेरिकल के साथ बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इन्होंने किया क्या कि बताया कि एक कोई धारावाही तार है। धारावाही तार का मतलब क्या है? एक तार है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही। जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही तो उसे धारावाही तार कहते हैं, क्योंकि तार चालक होता है तो चालक तार। ठीक है, इस तार की हम एक छोटी लंबाई ले रहे हैं, ये धारा प्रवाहित हो रही है, एक छोटी लंबाई ले रहे हैं, ये हमने मान ली। पूरे तार की लंबाई कितनी है? पूरे तार की लंबाई है L, लेकिन इस छोटे तार की लंबाई कितनी है? DL। हमने बताया था किसी भी चीज़ को फिजिक्स में, किसी भी भौतिक राशि को छोटा बनाना है तो लंबाई L है, इसको छोटा बनाना है तो आगे क्या जोड़ देते हैं? D जोड़ देते हैं या डेल्टा जोड़ देते हैं। लिमिट फॉर्म होता है, ये अवकलन फॉर्म का होता है। ठीक है, तो एक छोटी लंबाई यानी L का ये छोटा सा भाग, इससे थीटा कोण करके, कितना कोण करके? इस DL से कितना कोण करके? थीटा कोण करके, कितनी दूरी पर? R दूरी पर इन्होंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। अच्छा, जब चालक तार की लंबाई छोटी है तो चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे लिखते हैं? B से लिखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे लिखते हैं? B से लिखते हैं। तो लंबाई जब छोटी है तो चुंबकीय क्षेत्र भी छोटा होने वाला है। भाई, तार की लंबाई बड़ी होती तब तो चुंबकीय क्षेत्र बड़ा होता, दूर तक होता, लेकिन जब छोटी लंबाई है तो चुंबकीय क्षेत्र भी छोटा होगा, यानी dB होगा। ठीक है। अच्छा, इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो अगर हम दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम यूज करेंगे, हर जगह हम दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम ही यूज करने वाले। ठीक है, तो धारा की दिशा में अंगूठा रखेंगे, जब उंगली को घुमाएंगे तो P की तरफ उंगली किधर जा रही? अंदर। यदि इधर बिंदु होता तो फिर चुंबकीय क्षेत्र, उसकी दिशा किधर आती? बाहर। तो धारा की दिशा में अंगूठा रखेंगे, उंगली जिस ओर घूम रही है, उंगली के घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र। तो बिंदु P पर जो उंगली घूम रही उसकी दिशा किधर है? अंदर। हमने बताया था क्रॉस क्या होता है? क्रॉस का मतलब हम यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ेंगे लंबवत भीतर की ओर, लंबवत भीतर की ओर। ठीक है, और कहीं भी डॉट आ रहा है तो उसका मतलब लंबवत बाहर की ओर। अब जैसे हम बोर्ड पर लिख रहे हैं तो इसके लंबवत बाहर, आप लोग कागज पर लिखते थे तो उसके लंबवत बाहर।
तो अब आगे देखते हैं। एक और हमने बताया था दाहिने हाथ की हथेली का नियम। धारा की दिशा में अंगूठा रखेंगे, हाथों की हथेली को उस ओर खोलेंगे जिधर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। हथेली किधर जाएगी? धारा की दिशा में अंगूठा रखने पर उंगली उस तरफ खोलना जिधर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। कहाँ ज्ञात करना? पी पर। धारा की दिशा में अंगूठा, उंगली पी की तरफ खोलेंगे। हथेली किधर जा रही? अंदर। अगर कोई चीज़ भीतर यानी अंदर जा रही तो उससे किससे प्रदर्शित करते हैं? क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, बायो-सेवर्ट ने क्या बताया, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो निम्न बातों पर निर्भर करेगा। यानी जो छोटा वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न या छोटी लंबाई के कारण, वो सबसे पहली चीज विद्युत धारा के समानुपाती होगा। कल हमने बताया था आरस्टेड के प्रयोग में बताया था कि अगर धारा का मान बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ जाती है। समझ में आई बात? ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो छोटा वाला उत्पन्न होगा वो इस तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा, ये बायो-सेवर्ट ने बताया। और दूसरा पार्ट, इस चालक तार की लंबाई जितनी ही ज़्यादा अधिक होगी, जितनी ज़्यादा अधिक होगी, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा, उतना ही ज़्यादा फैलेगा। यानी कि अगर हम चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे यानी डीएल बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ने वाला है, ऐसा बायो-सेवर्ट ने बताया। जो तीसरा है वो तीसरा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो डीएल, देखो कोण किसके बीच बन रहा है? डीएल तथा आर के बीच। कोण जो बन रहा है डीएल तथा आर के बीच यानी थीटा, उसकी ज्या के समानुपाती होता है। उसकी ज्या के क्या होता है? समानुपाती होता है। समझ में आई बात? तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो डीएल तथा आर के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे हम कोण बढ़ाएंगे 180 अंश तक पूरा का पूरा यहाँ घुमाएंगे, जितना ज़्यादा घूमेगा ये उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने वाला। चौथा पार्ट तो हम लोगों ने बहुत पहले से ही पढ़ा है और जानते भी हैं, महसूस भी किए हैं कि अगर हम दूरी बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम दूर जाते हैं प्रभाव घटता जाता है, प्रभाव घटता जाता है। ठीक है, तो दूरी यहाँ क्या है? आर। विद्युत धारा एक निश्चित रेंज में ही तो है, उसका क्षेत्र एक चुंबकीय क्षेत्र जो चारों तरफ उत्पन्न हो रहा है उसका मान धीरे धीरे दूर जाएंगे तो घटेगा ना। यहाँ पर प्रभाव ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, अगर चुंबक ही ले लें तो चुंबक से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं प्रभाव कम होता जाता है, प्रबलता कम होती जाती। वैसे इस तार से जैसे जैसे बिंदु P यानी R बढ़ेगा वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र और घटेगा, और वो क्षेत्र वर्ग के हिसाब से घटता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसा बताया था बायो-सेवर्ट ने। यदि इन सभी को एक साथ ले लिया जाए तब हम क्या कह सकते हैं? तब हम कह सकते हैं कि जो dB है वो I और dl और साइन थीटा ये सभी अंश में है यानी ऊपर है, बटे में कौन है? r²। इन दोनों के समानुपाती होने वाला है। ठीक है, अब हम सब लोग ये भी जानते हैं कि समानुपाती का चिन्ह हटाते तो एक नियतांक जुड़ता है। तो बायो तथा सेवर्ट ने यहाँ पर नियतांक दिया μ0/4π और इनटू में I dl साइन थीटा अपॉन में r²। ये था एक छोटी लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र। एक कोई भी छोटी लंबाई होगी उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो यही होगा। समझ में आई बात? अच्छा, यहाँ पर μ0/4π क्या है? तो μ0/4π एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, और इसका मान नियतांक है तो इसका मान भी फिक्स होगा। तो इसका मान बायो-सेवर्ट ने अपने प्रयोग द्वारा 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर बताया। 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर बताया μ0/4π का मान। ठीक है ना? तो इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। माना किसी चालक तार में प्रवाहित धारा आई है तथा तार की अल्पांश लंबाई यानी dl से कितना कोण करके? थीटा कोण करके r दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है।
ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती, लंबाई जो अल्पांश लंबाई उसके समानुपाती, तथा अल्पांश लंबाई तथा बीच की दूरी जो है आर के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसा बायो तथा सेवर्ट ने बताया। समानुपाती का चिन्ह हटाया तो μ0/4 का कांस्टेंट जुड़ा। म्यू0 को क्या कहते हैं? म्यू0 को हम कहते हैं निर्वात या फिर वायु, दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। चुंबकशीलता, जैसे विद्युत क्षेत्र में हमने पढ़ा था इप्सिलॉन नॉट, वैसे ही यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? म्यू0। ये हमें बताता क्या है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो कितनी प्रबल हैं या कितने उनके मध्य कितनी सघनता है या विरलता है, वो कितनी पास पास है या दूर दूर, इसके बारे में म्यू0 बताता है। निर्वात आबलिक वायु की क्या है? चुंबकशीलता है। वो विद्युतशीलता थी, ये क्या है? चुंबकशीलता है। ठीक है। और इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है μ0 = 4π को हम ऊपर ले जाएंगे तो 4π × 10⁻⁻7 मात्रक याद रखिए न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। कैसे आया है तो इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे तब जानेंगे। ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि इसका सदिश रूप निकाल रहे हैं। तो इसका सदिश रूप यानी वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? तो वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो चुंबकीय क्षेत्र का सदिश रूप क्या होगा? क्योंकि एक सदिश राशि हमने बताया था इसकी दिशा कैसे निकाली जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नियम द्वारा कुछ निकलती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा हम जानते हैं +q से -q होती है, लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं, उनसे वो दिशाएं बताती है जो हमने बताया भी था आप लोगों को। ठीक है। हमने एक फार्मूला एक जानते हैं हम लोग कि A×B जो होता है वो कल ही बताए थे, वो बराबर होता है AB sin थीटा। किसके बराबर होता है? AB sin थीटा। थीटा क्या है? A और B के मध्य बना कोण। ठीक है। तो यदि साइन थीटा है तो बीच कौन सा प्रोडक्ट हुआ? ये क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुणन। सदिश गुणन के लिए क्या लगाते हैं? साइन थीटा। अदिश गुणन के लिए क्या लगाते हैं? दो सदिश उनका बिंदु गुणन। ये क्या देता है? केवल वैल्यू AB और इसके साथ क्या जुड़ता है? कॉस थीटा जुड़ता है। क्या जुड़ता है? कॉस थीटा जुड़ता है। ठीक है। ठीक है। तो यहां पर देखेंगे तो क्या जुड़ा है? साइन थीटा। ये थीटा क्या है? थीटा है A और B के बीच बना कोण। यहां पर किसके बीच कोण बन रहा है? DL और R के बीच बन रहा है। ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? देखो यहां पर DL है तो DL वेक्टर क्रॉस B की जगह पर देखो क्या है? R है, क्योंकि यहां पर इन दोनों के बीच कोण बन रहा। यहां पर A और B के बीच कोण बन रहा था। ठीक है। लेकिन यहां पर DL तथा R के बीच कोण बनना। DL सदिश राशि लेंगे। DL के ऊपर अगर हम सदिश राशि, ध्यान दीजिए, DL अगर हम वेक्टर राशि ले रहे हैं तो इसकी दिशा सदैव उसी ओर होती है जिस ओर क्या प्रवाहित हो रही? धारा। तो धारा किस ओर प्रवाहित हो रही? ऊपर। तो यानी DL वेक्टर की भी दिशा किधर होगी? धारा की ओर यानी ऊपर। ठीक है। तो यहां पर A की जगह पर DL आया, B की जगह पर क्या दिया गया? R, क्योंकि यहां DL और R के बीच थीटा कोण बना। ठीक है। ये बराबर क्या हो जाएगा? DL R sin थीटा। यही तो होगा। तो यहां पर केवल क्या लिखा? DL sin थीटा है, R नहीं है। तो R से गुणा R से भाग जब कराएंगे तो DB क्या बन जाएगा? DB बराबर μ0/4π × I DL, और यहां पर R से गुणा करा रहे हैं और नीचे हम R से भाग कराएंगे तो क्या हो जाएगा? R³ बन जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया DL R³। अच्छा, ये वाला पार्ट हमने अभी बताया किसके बराबर होता है? DL R sin थीटा DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर के बराबर होता है। तो μ0/4π × I, अब ये क्या बन गया? DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर, और अपॉन में क्या बन गया? R³। ये किसका मान आ गया? चुंबकीय क्षेत्र का सदिश रूप है। कौन सा रूप है? सदिश रूप है। कौन सा रूप है? सदिश रूप है। समझ में आ रही बात? ठीक है। चलिए, यहां से कोई दिक्कत तो नहीं? ये सेम यही रूल है, कक्षा 11 का है, एकदम बेसिक है ये। अच्छा, एक चीज हमने बताया था, अगर
दो सदिशों का क्रॉस गुणन लगाते हैं तो इसमें दो चीजें होती है, मान के साथ साथ दिशा होती है। तो एन कैप होता है, एन कैप। अच्छा, ए क्रॉस बी किसकी दिशा बताता है? एन कैप की। यहां पर डीएल क्रॉस आर क्या प्रदर्शित कर रहा है? डीएल आर एक सदिश राशि, ये किसकी दिशा को बताएगा? डीबी की दिशा को बताता है। यानी कि ये हुआ हमारा डीएल, ये डीएल है और ये है आर। यहां से ये है डीएल और ये क्या है? आर की दिशा। डीएल क्यों? क्योंकि धारा ऊपर है तो डीएल की दिशा भी किधर होगी? ऊपर की ही ओर होगी। और हमने इसका नियम बताने के लिए क्या बताया था कि ए से बी जाने पर, कल ही बताए हैं, ए से ए क्रॉस बी की दिशा निकालने के लिए ए से बी जाने पर, ए से बी जाएंगे, अंगूठा बताता है हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी ए क्रॉस बी की दिशा। ए से बी जाएंगे, अंगूठा, बी से ए आएंगे, अंगूठा सामने आ जाएगा, दिशा बदल जाती है। वैसे यहाँ पर डीएल की दिशा देखो कहाँ से जाना है? डीएल से आर जाना है, डीएल से आर जाना है, क्योंकि और सभी अदिश राशि हैं, यही सदिश राशि। और ये किसकी दिशा को बताएगा? सामने वाली की दिशा। जो सामने वाली की दिशा होगी वो इसकी दिशा होने वाली है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के किसकी दिशा को बताते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। ये दोनों मिलकर के एन कैप की दिशा बताते हैं यहाँ जैसे। तो डीएल की दिशा किधर रहती है? धारा की ओर। धारा किधर है? ऊपर। तो ऊपर की ओर उंगली ले जाएंगे। हमको किधर जाना? डीएल से, देखो डीएल से आर जाना है, डीएल से आर जाना है, डीएल से आर, डीएल से आर। अंगूठा कहाँ जा रहा है? अंदर की ओर, यानी चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर। और इससे ये भी बताया था जो एन कैप आया है वो वेक्टर ए पर भी लंब है, वेक्टर बी पर भी लंब है। ए क्रॉस बी जिसकी दिशा को बताते हैं वो हमेशा इन दोनों पर लंब होता है। तो वैसे डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर जिसकी दिशा को बताते हैं यानी डीबी की, ये उस पर हमेशा लंब रहते हैं। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं जो डीबी वेक्टर है वो सदैव लंब रहता है डीएल वेक्टर के, और साथ ही साथ डीबी वेक्टर जो है वो सदैव लंब रहता है आर वेक्टर के। ये याद रखिए। यहां पर एक चीज याद रखिए, ये दोनों जरूरी नहीं लंब हों। डीएल वेक्टर ये जरूरी नहीं आर वेक्टर पर लंब हो, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं। यहां पर लंब नहीं दिया गया, यहां तो थीटा दिया गया है, यहां पर तो एंगल थीटा दिया गया, थीटा दिया गया। जब कहेगा लंब है तब हम रखेंगे, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखिए, ये जिसकी दिशा को बताते हैं वो हमेशा इन दोनों पर क्या रहने वाला है? लंब रहने वाला है, ठीक है। तो अगर हम धारा की दिशा बदलेंगे तो डीएल की दिशा भी बदल जाएगी, ठीक है। धारा यदि नीचे जा रही होती तो डीएल भी नीचे, तो डीएल नीचे, नीचे से किधर जाना? ऊपर की ओर। नीचे से किधर जाना है? ऊपर की ओर। नीचे से ऊपर की ओर, सामने आ जाता चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या देखते हैं, इसके मात्रक क्या होते हैं। मात्रक सबसे पहला, तो सबसे पहला इसका मात्रक, तो डीबी का मात्रक क्या होता है? यहां से देखेंगे μ0/4 का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर एम्पियर, न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर, गुणा विद्युत धारा का मात्रक आई का मात्रक एम्पियर होता है, इंटू डीएल एक लंबाई है, चाहे छोटी चाहे बड़ी, वो उसका मात्रक क्या होगा? मीटर होता है, ठीक है। तो लंबाई का मात्रक मीटर। साइन थीटा का मात्रक यहाँ लेना नहीं। आर क्या है? दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो 1 एम्पियर से 1 एम्पियर कैंसिल, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, क्या बन जाएगा ये? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, ठीक है। ये पहला मात्रक है। जो दूसरा मात्रक है वो है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, भी इसका मात्रक होता है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है इसका मात्रक। जो तीसरा मात्रक है वो टेस्ला भी होता है। क्या होता है? टेस्ला। टेस्ला का नाम है ना, तो फिर इसलिए टी कैपिटल लेटर रहेगा। और एक टेस्ला जो होता है, याद रखिए, एक टेस्ला जो होता है वो 10 की घात 4 गॉस के बराबर होता है। एक टेस्ला जो होता है वो 10 की घात 4 गॉस के बराबर होता है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। गाउस या गॉस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है इतना हमको। ये इसका हो गया मात्रक। चलिए अब हम बीमीय सूत्र की बात करेंगे।
तो यहाँ से मात्रक पर आ जाओ, और सभी से निकाल नहीं सकते, इससे ही निकालेंगे। एसआई मात्रक या एमकेएस पद्धति से निकलता है। तो विमीय सूत्र इसका क्या होने वाला है? तो इसका विमीय सूत्र निकालने के लिए हम देखते हैं, न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का, और बल का विमीय सूत्र होता है mLT की पावर -2 अपॉन एम्पियर किसका मात्रक होता है? धारा का, और धारा की विमा होती है A। लंबाई मीटर किसका मात्रक होता है? लंबाई का, और लंबाई की विमा क्या होती है? L से L हो जाएगा कैंसिल, A की पावर 1 है यहाँ पर प्लस की, ऊपर जाएगा तो एक क्या हो जाएगा? माइनस का। तो इसका जो विमीय सूत्र है वो L होता नहीं, इसमें लंबाई नहीं होती, MT की पावर -2 A इनवर्स, ये इसका हो गया विमीय सूत्र। राशि कौन सी होती है? ये राशि कौन सी होती है? तो सबसे पहली चीज, ये राशि होती है सदिश। ये कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? सदिश। सदिश राशि है तो इसकी दिशा ज्ञात करने के हमने 4 नियम कल बताए थे। कितने नियम बताए थे कल? 4 नियम बताए थे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के, तो वहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा बायो-सैवर्ट का नियम। ठीक है, यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है।